हेलो मेरे बच्चों, आज हम देखने वाले हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस इस टॉपिक का एमसीक्यूज। आज तक 2010 से लेकर के 23 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहां से आपको दो एडवांटेज होगा। पहला ये कि आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर से कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टॉपिक से कैसे ट्विस्ट किए जाते हैं क्वेश्चन, वो आपको पता चल जाएगा। सेकंड थिंग, मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा जिससे कि ये चैप्टर भी आपको रिवाइज हो जाए, है ना। तो डबल एडवांटेज है आपका। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। और तुम्हें तो पता ही है, इसी तरह की वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करना है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओह, लड़ गया। आई होप सो ग्रीन स्क्रीन काम कर रही है ना। चलिए देखते हैं पहला ही क्वेश्चन। देखिए बच्चों, ये नीट 2023 का क्वेश्चन है ना। इस बार जो हुआ था लास्ट ईयर, है ना, वो क्वेश्चन है यहाँ पर। वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स, है ना। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, आप पहले क्वेश्चन पढ़िए और उसका आंसर दीजिए। अब मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिए। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ एयर कैन बी एक्सहेल्ड फोर्सफुली आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन। फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद जितनी भी आप एयर बाहर निकाल सकते हैं उसी को बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। अब वाइटल कैपेसिटी आप देखेंगे बच्चों, तो वाइटल कैपेसिटी का दो फॉर्मूला मैं लिखता हूं। वाइटल कैपेसिटी का दो फॉर्मूला, पहला क्या है? TLC माइनस रेसिडुअल वॉल्यूम, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूं, ERV प्लस TV प्लस IRV। ये देखिए, ये दोनों ही फॉर्मूले किसके हैं? वाइटल कैपेसिटी की। ठीक है, तो आप देखिए कहां पर है। क्या पहला है IRV ERV TV माइनस RV? नहीं, ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया। दूसरा IRV प्लस ERV प्लस TV, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। समझ में आया बच्चों? बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2022 का। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। पढ़िए क्या दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। कंडक्टिंग पार्ट पूछा है, कंडक्टिंग पार्ट, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम स्टार्ट करते हैं तो मैं आपको एक फ्लो चार्ट दे देता हूं, ध्यान से देखिए। अगर मैं यहां पर बोलूं कि सबसे पहले क्या होता है बच्चों, नॉस्ट्रिल होता है ना, नॉस्ट्रिल होता है। नॉस्ट्रिल के बाद क्या? नेजल चैम्बर, है ना, नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर के बाद कहां पर एयर आती है? फेरिंग्स में आती है। फेरिंग्स के बाद कहां आती है बच्चों बताइए? लैरिंग्स में आती है। लैरिंग्स के बाद कहां पे? ट्रैकिया में आती है। ट्रैकिया के बाद कहां? ब्रोंकाई में आती है ना। प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, याद रखिएगा। प्राइमरी, सेकेंडरी और क्या? टर्शियरी ब्रोंकाई। फिर उसके बाद ब्रोंकाई के बाद कहां? ब्रोंकियोल्स में आती है ना। ब्रोंकियोल्स में आती है, ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स के बाद कहां? एल्व्यूलर डक्ट। एल्व्यूलर डक्ट में आती है। फिर एल्व्यूलर डक्ट के बाद कहां पर आती है? एल्वियोलाई में आती है। एल्वियोलाई में आती है, ये हमें पता है। अब जरा ध्यान से समझिए, यहां नॉस्ट्रिल से लेकर के बच्चों इस ब्रोंकियोल तक, है ना, टर्मिनल पार्ट ऑफ ब्रोंकियोल तक, इस पार्ट को बोलते हैं क्या बताइए? ट्रांसपोर्ट पार्ट। ट्रांसपोर्ट या फिर इसी को बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट। ट्रांसपोर्ट या फिर कंडक्टिंग, है ना, कंडक्टिंग पार्ट। ठीक है, कंडक्टिंग पार्ट हो गया। जो एल्व्यूलर डक्ट है और एल्व्यूलाई है इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी पार्ट, है ना। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी पार्ट। रेस्पिरेटरी पार्ट। सुनिए, जो ट्रांसपोर्ट पार्ट है उसका क्या क्या काम होता है। पहला कि जो एयर में हम सांस लेते हैं तो जो एयर में डस्ट पार्टिकल है, फॉरेन पार्टिकल है, बैक्टीरिया है, उसको रोकना। सेकेंड थिंग, अगर उस एयर का टेम्परेचर बहुत कम या ज्यादा है बॉडी के टेम्परेचर से, तो उसको बॉडी के टेम्परेचर पर लाना, मेंटेन करना। ठीक है, और क्या काम होता है बताइए? और क्या होता है? ह्यूमिडिफिकेशन, है ना, ह्यूमिडिफाई करना। अगर वो बहुत ज्यादा ड्राई एयर है तो उसको ह्यूमिडिफाई करना। ये काम होता है किसका? कंडक्टिंग पार्ट या फिर ट्रांसपोर्ट पार्ट का। रेस्पिरेटरी पार्ट का क्या काम होता है? गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन करना, यानी ब्लड से CO2 लेना और ब्लड में ऑक्सीजन डालना। एक्सचेंज पार्ट किसका काम है? रेस्पिरेटरी पार्ट का, ये हमें पता है। तो यहां पर क्या पूछा है? नॉट फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना। कंडक्टिंग पार्ट का, ठीक है, कंडक्टिंग पार्ट का क्या फंक्शन नहीं है? तो मुझे बताइए। ऑप्शन डी, प्रोवाइडिंग सरफेस फॉर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। एक्चुअल में किसका पार्ट है? रेस्पिरेटरी पार्ट का। क्लियर है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। बहुत अच्छे, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर मैंने पूरा NCERT से पढ़ाया हुआ है, जाकर आप देख सकते हैं। बहुत ही कमाल की वीडियो, सारी ट्रिक दी है मैंने। यहां पर देखिए बच्चों, ये भी 2022 का क्वेश्चन है, नीट 2022 का, है ना। 2022 का क्वेश्चन है, पढ़िए। अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन इन ह्यूमन बीइंग, एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर डैश ml ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यू।
ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूछा है तो याद रखिएगा ये तो डायरेक्ट है। अगर मैं आपको बता दूं, अगर 100 ml, ध्यान से सुनिए, 100 ml अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो ये टिश्यू को 5 ml ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। अगर 100 ml, ध्यान से सुनिए, 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो 4 ml CO2 एल्वियोलाई को प्रोवाइड करता है ना, एल्वियोलाई को प्रोवाइड करता है। ये चीजें याद रखिएगा। तो यहां पर किसे पूछा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में, कितनी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगा टिश्यू को, तो ऑप्शन सी 5 ml। बहुत अच्छे, क्या बात है बच्चों, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है तो लाइक करो वीडियो को और शेयर करो दोस्तों के साथ। यहां पर देखिए नीट 2020 का ये क्वेश्चन है। आप मुझे बताइए क्या दिया गया है? आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन के रेफरेंस में क्या रॉन्ग दिया गया है, मैं आपको ध्यान से सुन। पहला दिया है बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ऑप्शन बी पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफेयर विथ ऑक्सीजन बाइंडिंग विथ हीमोग्लोबिन। ऑप्शन सी हायर H+ आयन कंसंट्रेशन इज in alveoli favor the formation of oxyhemoglobin. Option D lower partial pressure of CO2 in alveoli favor the formation of oxyhemoglobin। ठीक है, पूछा है, ध्यान देना, यहां पे रॉन्ग है ना, पूछा है क्या, कौन सा इसमें रॉन्ग है, इस पर पहले ध्यान देना। मैं तुम्हें बताऊं, आपने बच्चों एक पढ़ा है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, है ना, वहां पर जरा समझिए, मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। ये ग्राफ है, आप अगर इसमें ग्राफ बनाएंगे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व का तो ये समथिंग एस टाइप बनता है, सिग्मोइड, है ना। इसका मतलब क्या है, जरा ध्यान से समझिए। इसका मतलब ये है कि अगर ये ग्राफ लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट होगा, लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है ना, लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड करेगी, है ना। ये कहां होगा? एल्वियोलाई में होता है। कहां होगा? एल्वियोलाई में होता है। और कब होता है? फेवरेबल कंडीशन में, ठीक है। लेकिन अगर ये ग्राफ राइट साइड की तरफ शिफ्ट होता है, यानी हीमोग्लोबिन के साथ जो ऑक्सीजन बाइंड है वो टूट जाएगी, है ना, हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन में। ये कब होगा? अनफेवरेबल कंडीशन में, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन में कहां पर होता है बच्चों? टिश्यू के पास में होता है। क्लियर है? तो इसने पूछ रखा है क्या आपसे, क्या पूछ रखा है इसने पूछा है, देखिए इसने पूछ रखा है कि आइडेंटिफाई रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन पे पूछ रहा है। तो मैं आपको बताऊं, ये जो ग्राफ है बच्चों, ये ग्राफ जो है ये राइट साइड की तरफ कब शिफ्ट होता है, ध्यान से देखिए। अब ये ग्राफ राइट साइड की तरफ कब शिफ्ट होता है, ध्यान से देखिए। राइट साइड की तरफ शिफ्ट होने का मतलब इस साइड। इसकी ट्रिक है मेरे पास, क्या है? कैडेट फेस राइट, ऐसे लिखो, कैडेट फेस राइट, है ना, कैडेट फेस राइट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर C फॉर व्हाट? CO2, अगर CO2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ तो ये ग्राफ राइट साइड की तरफ शिफ्ट होगा, यानी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन टूटने लगेगी, ज्यादा टूटेगी, है ना। या फिर मैं बोलूं A फॉर व्हाट? एसिडिटी। क्या होता है? एसिडिटी। एसिडिटी मतलब क्या? H+ आयन कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज हो रहा है, एसिडिटी बढ़ रही है तो भी टूटेगा। D फॉर व्हाट? 2,3 डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, है ना। तो मैं लिखता हूं 2,3 डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, है ना। अगर ये बढ़ रहा है तो भी क्या होगा? ये ग्राफ राइट साइड की तरफ शिफ्ट होगा। E फॉर व्हाट? एक्सरसाइज। E फॉर व्हाट? एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो भी ये ग्राफ राइट साइड की तरफ शिफ्ट होगा, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन टूटने लगेगी, ठीक है। और T फॉर व्हाट बच्चों? टेम्परेचर। अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो भी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन टूट जाएगी। तो अगर आप ध्यान से देखें यहां पे ऑप्शन सी रॉन्ग है। क्या बोला है? H+, हायर H+ आयन कंसंट्रेशन, यानी एसिडिटी बढ़ रही है तो क्या होगा? इन एल्वियोलाई फेवर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हाइड्रोजन बढ़ रहा है, एसिडिटी बढ़ रही है तो क्या फेवर करेगा? नहीं सर, टूटेगा, है ना। और दूसरी चीज का, एल्वियोलाई के पास, एल्वियोलाई में फॉर्मेशन को ये फेवर करेगा? नहीं सर, ये तो टूटेगा कहां पर? टिश्यू के पास में, अनफेवरेबल कंडीशन में। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप सो समझ में आया होगा। हाँ सर जी, बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए 2019 का क्वेश्चन, बहुत अच्छे। ड्यू टू इंक्रीजिंग एयरबॉर्न एलर्जी एंड पॉल्यूटेंट, मेनी पीपल इन अर्बन एरियाज आर सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर दैट कॉज वीजिंग ड्यू टू एलर्जी। एलर्जी वाला एक ही डिसऑर्डर है, नाम क्या है उसका बताइए, नाम क्या है? 2 डिसऑर्डर मेन आपने पढ़ने हैं। पहला है बच्चों आपका अस्थमा, है ना। आपने देखा था, आपने मूवी देखी होगी दबंग, पहली वाली नहीं, पहली नहीं, दबंग 2, जिसमें चुलबुल पांडे की अम्मा को, मदर को लोग मारने के लिए जाते हैं।
तो उसका जो इनहेलर होता है वो छीन लेते हैं, उसके आसपास डस्ट उड़ाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी एलर्जिक अटैक आ जाता है उसको, और उसके ब्रोंकियाई जो होते हैं, ब्रोंकाई, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, है ना, उसको प्रॉपर एयर नहीं मिलती, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है ना। तो इन्फेक्शन किसकी वजह से हुआ, डस्ट पार्टिकल या पॉलन ग्रेन की वजह से हो सकता है ना। कहां पर हुआ, ब्रोंकाई में हुआ। क्लियर है, कैसे हुआ, एलर्जी की वजह से। तो एलर्जिक डिसऑर्डर बस एक ही है जिसका नाम क्या है, बताइए, अस्थमा। ठीक है, ढूंढिए यहां पर क्या बोला बच्चों, देखिए, इंक्रीज एयरबॉर्न एलर्जिक, कहां चला गया, जस्ट अ सेकेंड, यहां पर देखिए, पेन ले लेते हैं पहले, हाँ, एयरबॉर्न एलर्जिक डिसऑर्डर, है ना। तो देखिए इसमें क्या होगा, मैंने इन्फेक्शन इन, मैंने बताया ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। देख रहे हैं सर। एम्फाइसेमा में क्या होता है, एम्फाइसेमा में आपको पता है एल्वियोलाई की जो वॉल होती है वो डैमेज होने लगती है, डैमेज होने की वजह से रेस्पिरेटरी एरिया छोटा हो जाता है ना, तो उसको हम बोलते हैं एम्फाइसेमा। बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट देखिए आप, पहला क्वेश्चन यहां पर देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छे, नीट 2015 जो कैंसिल हो चुका था, है ना, उसमें पेपर लीक हुआ था, उसकी वजह से कैंसिल हो गया था, उसका क्वेश्चन बहुत ही इजी है। क्या बोला है, व्हेन यू होल्ड योर ब्रीथ विच ऑफ द फॉलोइंग गैस चेंज इन ब्लड वुड फर्स्ट लीड टू अर्ज ब्रीथिंग। सर रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग से है ये, ठीक है, चलिए बताइए। तो सिंपल सा इसका मैं बताऊं, ऑप्शन डी, राइज ऑफ CO2 कंसंट्रेशन। मैं आपको बताऊं, जब आप रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग पढ़ते हैं तो आपको दो सेंटर पढ़ने को मिलते हैं। पहले का नाम है बच्चों क्या, मेडुला ऑब्लोंगेटा में, मेडुला ऑब्लोंगेटा में एक होता है जिसका नाम है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, है ना, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, और दूसरा होता है पोन्स वेरोलाई में जिसका नाम क्या है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर एक्चुअल में किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, किसके लिए हाईली सेंसिटिव होता है सर, CO2 के लिए एंड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अगर ये दोनों चीजें इंक्रीज हो रही हैं तो उस केस में न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करेगा, पोन्स वेरोलाई को एक्टिवेट कर देगा, और पोन्स वेरोलाई किसको एक्टिवेट कर देगा, ब्रीदिंग सेंटर को। तो सांस लेने के लिए आपको मजबूर कौन कर रहा है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। कब, जब CO2 का या फिर हाइड्रोजन का आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ पा रहे हैं, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरे बच्चों, दूसरा यहां पर इस पेज पर जो क्वेश्चन है वो है, द रेस्पिरेटरी सेंटर विच कंट्रोल इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन आर लोकेटेड इन। अभी देखिए मेडुला ऑब्लोंगेटा, है ना, कहाँ गया, देखिए मेडुला ऑब्लोंगेटा रेस्पिरेटरी सेंटर, है ना, मेडुला ऑब्लोंगेटा में एक ही टॉपिक से दो क्वेश्चन देख रहे हैं आप। आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे। नेक्स्ट यहां पर भी देखिए, दो क्वेश्चन है, दोनों ही नीट 2018 में पूछे गए हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द लंग्स कंडीशन इन अस्थमा एंड एम्फाइसेमा। तो अस्थमा में मैंने आपको पहले ही बताया, अस्थमा में क्या होता है, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स में क्या हो जाते हैं, इन्फेक्शन, है ना, जिसे हम इन्फ्लामेशन भी कहते हैं। एम्फाइसेमा में क्या हो जाता है, डैमेज होता है, क्या, एल्वियोलर वॉल, है ना, एल्वियोलर वॉल डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से सरफेस एरिया कम हो जाता है। ढूंढिए क्या है, देखिए यहां पर ऑप्शन ए, इन्फ्लामेशन यानी इन्फेक्शन ऑफ ब्रोंकियोल्स। दूसरा में क्या होगा, एम्फाइसेमा में डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया, एल्वियोलर वॉल डैमेज हो गई तो सरफेस एरिया क्या हो गया, कम हो गया। क्लियर है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बहुत अच्छे। वहीं आप देखिए यहां पर बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल मतलब क्या, कामगार, काम करने से कौन सा आपको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो सकता है। तो मैं बताऊं आपको, देखिए सिलिका डस्ट से होता है सिलिकोसिस, एस्बेस्टस डस्ट से होता है एस्बेस्टोसिस, है ना, लंग्स में आपका फाइब्रोसिस हो जाती है। देखिए यहां पर क्या है बच्चों, सिलिकोसिस, सिलिका डस्ट से होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर है, बहुत अच्छे मेरे बच्चों। आगे देखिए, नीट 2015 का ये क्वेश्चन है, बड़ा ही सुनहरा सा क्वेश्चन। देखिए सेम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से, समझ पा रहे हो पैटर्न क्या है, डिसऑर्डर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और किससे पूछे जा रहे हैं, OHDC कर्व से, ट्रांसपोर्टेशन से, इन सबसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए, नेम द पल्मोनरी डिजीज इन विच एल्वियोलर सरफेस एरिया इन्वॉल्व इन गैसेस एक्सचेंज आर ड्रास्टिकली रिड्यूस। सरफेस एरिया कम हो गया ड्यू टू डैमेज ऑफ एल्वियोलर वॉल। आंख बंद करके मार दो, एम्फाइसेमा। क्या बात है सर, देख रहे हो गया। आगे बढ़ते हैं सर, है ना। देखो मैं तो ये कहता हूं सर, NCERT को ऐसा पढ़ो जैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो,
सॉरी मतलब गर्लफ्रेंड नहीं, मतलब गर्लफ्रेंड पढ़ने की चीज़ नहीं होती है, ठीक है। कहने का मतलब ये है, वर्ड पे मत जाना, भावनाओं पे मत जाना, मतलब वर्ड पे नहीं जाना, भावनाओं पे जाना है, ठीक है। सुनो मैं क्या कहना चाहता हूँ, जितना आपका मन ना फालतू की चीज़ों पे लगता है, या फिर मैं बोलूँ कि जितना आप अपने किसी लव वन को चाहते हैं उतना ही चाहना पड़ेगा आपको एनसीईआरटी को, चाहे वो फिजिक्स की हो, चाहे केमिस्ट्री की हो, चाहे बायोलॉजी की हो। और उतनी बारीकी से, जितनी बारीकी से आप लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, उतनी ही बारीकी से अगर आपने एनसीईआरटी को ऑब्जर्व कर लिया, डिकोड कर लिया, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे क्लियर। अब यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आके ये मत बोलना सर आपने गर्लफ्रेंड को मेरे कैसे बोल दिया, भाई तुम्हारी गर्लफ्रेंड को नहीं बोला, ठीक है। सपोज कर लो तुम्हारी को ही बोला, क्या कर लोगे ठीक है, चलो दिल पे मत लेना, आगे बढ़ो। अब मैं अपनी बोल दूंगा तो मेरी वाइफ नाराज हो जाएगी, है ना, कि ऐसे ऐसे बोलते हैं आकर यूट्यूब पर, है ना, हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है, घर में खाने नहीं दूंगी बना के, ठीक है। चलो इधर देखो, रिडक्शन इन पीएच ऑफ ब्लड विल, अगर पीएच में रिडक्शन हो गया, है ना, अभी OH पढ़ा है, कैडेट फेस राइट, है ना, तो क्या होगा, डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। क्या अगर H+ आयन कंसंट्रेशन यानी कि एसिडिटी कम हो गई तो क्या डिक्रीज कर जाएगा एफिनिटी, क्या हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड नहीं होगा, क्या ये पूछ रहा है। दूसरा, रिलीज बाइकार्बोनेट आयन बाय द लीवर, ऑप्शन सी रिड्यूस द रेट ऑफ हार्ट बीट, ऑप्शन डी रिड्यूस द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन। बताइए, रिडक्शन इन पीएच बोला है, रिडक्शन इन पीएच यानी एसिडिटी डिक्रीज नहीं हो रही बच्चों, सॉरी वेरी सॉरी शक्तिमान, इंक्रीज हो रही। पीएच डिक्रीज हो रहा है यानी एसिडिटी इंक्रीज हो रही, तो ग्राफ किस साइड शिफ्ट करेगा, राइट साइड शिफ्ट करेगा, है ना। तो जी हाँ बिल्कुल होगा, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन नहीं बधेगा, वो टूट जाएगा हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन में, है ना। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखा कितना कमाल का क्वेश्चन है ना, पीएच बोल दिया है ना, रिडक्शन इन पीएच यानी पीएच कम होगा, एसिडिटी कम हो रही है। क्या मैं बोलो, पीएच कम हो रहा है तो एसिडिटी बढ़ रही है, कंफ्यूज मत होना, पीएच कम हो रहा है तो एसिडिटी बढ़ रही है, यानी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहां पर देखिए सर, सड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ लिया है, क्या है सर, क्या है, यहां पर देखो, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, स्किन इज एन एसेसरी ऑर्गन फॉर ऑफ रेस्पिरेशन इन, किसमें, आंख बंद करके बताओ। फ्रॉग तो 3 तरीके से रेस्पिरेशन कर सकता है सर, कैसे सर, स्किन के थ्रू कर सकता है ना, स्किन के थ्रू, जब वो हाइबरनेशन में रहता है, और एस्टिवेशन, हाइबरनेशन क्या होता है, विंटर स्लीप, एस्टिवेशन क्या होता है, समर स्लीप, ठीक है, उसमें रहता है तब स्किन के थ्रू। और जब बाहर की तरफ रहता है तो बक्को फेरेंजियल, है ना, बक्को फेरेंजियल रेस्पिरेशन भी करता है। और तीसरा पल्मोनरी यानी लंग्स के थ्रू भी रेस्पिरेशन करता है। ये 3 प्रोसेस है जिसके थ्रू वो रेस्पिरेशन कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इस पेज का सेकंड, द फिगर shows a diagrammatic view of human respiratory system with label A, B, C and D. Select the option which gives correct identification and main function or characteristic feature. देखो आपको यहाँ पर दिए गए हैं सब कुछ, आपको मेन आइडेंटिफाई करना है कि ऑप्शन A, B, C, D क्या है और उसका मेन फंक्शन क्या है। देखिए, क्या A ऑप्शन A दिया है, C एल्वियोलाई है, थिन वॉल्ड वेस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो जी हाँ देखिए सी जो है वो क्या है, एल्वियोलाई है और ये साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, ये बिल्कुल सही है। देखिए डी कैसे रॉन्ग हो गया, लोअर एंड ऑफ लंग्स, नहीं सर, लोअर एंड ऑफ लंग्स ये नहीं है, ठीक है, लोअर एंड्स ऑफ लंग्स नहीं है, ये डायफ्राम है एक्चुअल में, ठीक है। और देखिए डायफ्राम पुल इट डाउन ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, डायफ्राम पुल इट डाउन ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, बिल्कुल डायफ्राम जो होता है वो नीचे की तरफ आता है लेकिन वो लंग्स का एंड नहीं है, ठीक है, वो एक्चुअल में डायफ्राम है। और ए भी रॉन्ग है, देखिए ए ट्रैकिया है, लॉन्ग ट्यूब सपोर्टेड बाय कंप्लीट दिया है, एक्चुअल में इनकंप्लीट कार्टिलेजिनस रिंग होती है, ठीक है, यहां पर कंप्लीट दिया है, दैट्स व्हाई ये रॉन्ग हो गया। ऑप्शन डी जो है वो इसलिए रॉन्ग है क्योंकि दिया है बी, क्या है बी, प्लूरल मेम्ब्रेन, है ना, प्लूरल मेम्ब्रेन सराउंडिंग रिब ऑन बोथ साइड, नहीं सर, ये तो लंग्स को सराउंड करता है, रिब्स को नहीं, किसको, लंग्स को सराउंड करती है प्लूरल मेम्ब्रेन, जिसके अंदर प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं जो उसको फ्रिक्शन से बचाते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट है। बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं सर, देखिए क्या बात है, फिर से देखिए नीट 2020 का क्वेश्चन, नीट 2020 क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट दैट अकर्स ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, क्या कमाल का क्वेश्चन रहा है। देखिए मैं तुम्हें बता दूं बच्चों, पूरी मैकेनिज्म, पूरा चार्ट देता हूं,
ठीक है, ध्यान से सुनिए। जब हम इंस्पायरेशन करते हैं तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, पहले लिखेंगे कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन इन डायाफ्राम, डायाफ्राम एंड एक्सटर्नल, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। ध्यान से सुनिएगा, इंस्पायरेशन में कॉन्ट्रैक्शन होगा डायफ्राम में और किसमें, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल में। इंस्पायरेशन में एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा बच्चों, डायाफ्राम, डायाफ्राम, डायाफ्राम मूव्स डाउनवर्ड, डाउनवर्ड एंड जो रिब्स एंड स्टर्नम होते हैं, स्टर्नम मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड, है ना। रिब्स जो होती हैं और स्टर्नम ये क्या करते हैं, बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ आते हैं। देखिए ऐसे ऊपर की तरफ, डायफ्राम कहां चला गया, नीचे, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इंट्रा, रुक जाओ, जो थोरैसिक कैविटी है, ज्यादा बेटर होगा मैं पहले बोलूं थोरैसिक कैविटी, ठीक है। यहां पर ध्यान से देखो बच्चों, फिर क्या होता है, थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी या थोरैसिक वॉल्यूम जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से उसके अंदर कैसा आ जाएगा, निगेटिव प्रेशर आ जाएगा एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में, निगेटिव प्रेशर इनटू लंग्स, जिसको हम बोलते हैं इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर, ठीक है। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो गया, निगेटिव हो गया विथ रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज्यादा है, लंग्स के अंदर कम है, तो इस प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए आउटसाइड से एयर कहां आ जाएगी, इनसाइड, उसी को क्या बोलते हैं, इंस्पायरेशन, है ना। तो फिर क्या होगा, एयर कम्स इनटू लंग, इनटू लंग्स फ्रॉम आउटसाइड, आउटसाइड इनटू, है ना, लिख दिया ऑलरेडी, एयर कम्स इनटू लंग्स फ्रॉम आउटसाइड। इसी प्रोसेस को क्या हमने बोल दिया बच्चों, इंस्पायरेशन। क्या बोला, इंस्पायरेशन। बोलो समझ में आया। अब ध्यान से पढ़िए, यहां पर क्या बोला है, सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। पहला है कॉन्ट्रैक्शन इन डायफ्राम, होता है, बिल्कुल देखिए सर, कॉन्ट्रैक्शन इन डायफ्राम होता है। कॉन्ट्रैक्शन इन एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, बिल्कुल होता है। क्या पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, नहीं, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होता है। ऑप्शन थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज कर गया, नहीं, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर देखिए निगेटिव में है, पल्मोन्स के अंदर, लंग्स के अंदर प्रेशर निगेटिव में है, ये रॉन्ग हो गया। तो फर्स्ट और सेकंड क्या है, करेक्ट है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं, देखिए लंग्स आर इनक्लोज्ड इन, अभी पढ़ा प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन। दो मेम्ब्रेन होती है, दोनों के बीच में गैप होता है, कैविटी होती है, उसे क्या बोलते हैं, प्लूरल कैविटी, विच फिल्ड विथ प्लूरल फ्लूइड, है ना, जिसका काम क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, फ्रिक्शन को रिड्यूस करना। दो होती है, बाहर वाली को पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं, अंदर वाली को विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। यहां पर देखिए बड़ा ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है ना। अच्छा, पल्मोनरी वॉल्यूम और पल्मोनरी कैपेसिटी का वीडियो ऑलरेडी मैंने डाल रखा है, वहां से देख सकते हैं आप, पूरी वीडियो है, ठीक है। यहां से बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। क्या दिया है बच्चों, टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ एन एथलीट इज 500 ml एंड 1000 ml। तो दिया है, ध्यान से देखो, टाइडल वॉल्यूम कितना 500, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना 1000 ml रिस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी हिज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इफ द रेसिडुअल वॉल्यूम इज 1200 ml। पूछा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू होता है टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV। तो देखिए टाइडल वॉल्यूम कितना दिया है 500 ml प्लस ERV कितना दिया है 1000 ml, तो कितना हो गया बताइए 1500 ml। कहां पर है बच्चों, कहां पर है, ऑप्शन बी, 2019 का क्वेश्चन है नीट का। देख रहे हो कितना इजी है। चलिए बहुत अच्छे। हाँ, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करो, हाँ दोस्तों के साथ शेयर भी करो। देखिए बच्चों, नीट 2018 का क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत। पढ़िए जरा, क्या दिया है, कॉलम मैच करना है, कॉलम मैच करना है। अच्छा, कुछ लोग ना यहाँ पे स्पाइडरमैन बन जाते हैं, है ना, तुम देखोगे इसको ऐसे मार दिया, इसको ऐसे मार दिया, है ना, ऐसे क्रॉस करते हैं, फिर इसमें इस मकड़ जाल में उलझ जाते हैं, फिर देखते हैं कौन सा मैच कर रहा है। मैं कहता हूं सर, इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, ऐसे जब भी क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले आप क्या लिख लीजिए, आप ऐसे लिख लीजिए A, B, C और D। सपोज करो आपको क्या पता है, आपको रेसिडुअल वॉल्यूम पता है, रेसिडुअल वॉल्यूम आपको कितना दिया गया है, आपको सेकंड लगा, तो क्या करना है, D के सामने क्या लिख देना है, सेकंड। मैच करो, D के सामने सेकंड कहाँ है, चलिए ये करेक्ट हो सकता है ना। फिर देखिए आप C, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है 1100 टू कितना 1000
1000 टू 1100 ml, तो सी का क्या हो गया 4, मैच करिए, देखिए सी का 4 भी है, तो नो डाउट ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए बी वाला इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है 2500 टू 3000 ml, तो नो डाउट फर्स्ट हो गया, अब बचा ही क्या थर्ड, लिख लो, हो गया, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है। लेकिन आप एलिमिनेशन के थ्रू भी क्वेश्चन राइट कर सकते हैं, ढूंढिए क्या क्या नहीं हो सकता है, या फिर आपको पता हो क्या हो सकता है, दोनों तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वाह भैया क्या बात है, बहुत अच्छे। 2019 का अगेन क्वेश्चन, वाह। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट ढूंढना है सर, पूछिए क्या बोला है। एक्सपायरेशन अकर्स ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, नहीं सर, इंस्पायरेशन में क्या था एक्सटर्नल, एक्सपायरेशन में क्या होगा इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, ठीक है। बी इंट्रापल्मोनरी प्रेशर लोअर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, ध्यान से देखो, इंट्रापल्मोनरी लंग्स के अंदर प्रेशर क्या बोला है इज लोअर, कम होगा, निगेटिव होगा देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, यस ऑप्शन बी इज करेक्ट। अंदर हमारे लंग्स का प्रेशर कम होता है, बाहर जाता है तभी तो बाहर से एयर अंदर की तरफ आती है ना, इसी को बोलते हैं इंस्पायरेशन, यस ऑप्शन बी इज करेक्ट, बहुत अच्छे। आगे देखिए नेक्स्ट, नीट 2017 का क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों, लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिल्ड सैक, द एल्वेलाई दे डू नॉट कोलैप्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन बिकॉज ऑफ, क्योंकि रिसीडुअल वॉल्यूम होता है, यही वो वॉल्यूम है जो अगर आप जानबूझकर जितनी भी एयर अपने लंग से बाहर निकाल लें, यही रेसिडुअल वॉल्यूम होता है जो बार बार कितनी भी आप प्रैक्टिस कर लें नहीं निकलने वाला, तो यही हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद भी एयर रह जाता है, तो इसी की वजह से हमारा लंग्स कभी कोलैप्स नहीं करता, स्टिक नहीं करता, चिपकता नहीं आपस में, बहुत अच्छे। 1200 ml इसका हमने देखा वॉल्यूम होता है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पहला क्वेश्चन, lung do not collapse between breath and some air always remains in the lungs which can never be expelled because, अभी बताया residual volume है ना, there will be negative pressure in the lungs, पहला ऑप्शन दिया है, there is a negative intrapulmonary pressure pulling at the lungs wall, C there is a positive intrapleural pressure, D pressure in the lungs is higher than the atmospheric pressure। मैं आपको बताऊं बच्चों ऑप्शन बी जो होगा वो ज्यादा करेक्ट होगा, ठीक है। जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर होता है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है ना, इंट्राप्लूरल जो हाँ बिल्कुल सही, जो दोनों मेम्ब्रेन होती है ना प्लूरल मेम्ब्रेन, उनके बीच में जो फ्लूइड होता है उसके अंदर नेगेटिव प्रेशर होता है, तो वो बाहर की जो सरफेस होती है एल्वेलाई की उसको खींच करके रखता है अपनी तरफ, जिसकी वजह से एल्वेलाई आपस में चिपकते नहीं, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यहां पर देखिए व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी इस पर तो हमने क्वेश्चन किया, ये 2009 में पूछा गया है और कहाँ 2023 में भी पूछा गया, हमने पहला ही क्वेश्चन किया था वाइटल कैपेसिटी। देखिए यहाँ पर डेफिनेशन पूछ लिया है ना, वाइटल कैपेसिटी मैंने बताया, वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस क्या टाइडल वॉल्यूम प्लस क्या इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टोटल कितना होता है 4600 ml, ठीक है। अब सुनिए जरा डेफिनेशन क्या है, द अमाउंट ऑफ एयर कैन बी एक्सहेल फोर्सफुल्ली आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन, नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद जितनी भी एयर बाहर निकाल सकते हो उसी को बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी, पहली डेफिनेशन। दूसरी क्या है, द अमाउंट ऑफ एयर कैन बी इनहेल फोर्सफुल्ली आफ्टर नॉर्मल फोर्सफुल एक्सपायरेशन, फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद या जितनी भी एयर आप अपने लंग्स में ले सकते हैं उसी को क्या बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। पढ़ते हैं यहां पर देखिए, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस, अच्छा यहां पर दिया है फॉर्मूला पूछा है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, नहीं सर इसमें टाइडल वॉल्यूम भी होना चाहिए, ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया। टोटल लंग्स कैपेसिटी माइनस रेसिडुअल वॉल्यूम, यस ऑप्शन बी, क्यों, क्योंकि इसका दूसरा भी फॉर्मूला है एनसीईआरटी में दिया गया है, जो टीएलसी होता है, टीएलसी टोटल लंग्स कैपेसिटी, ठीक है, इसमें से जब रेसिडुअल वॉल्यूम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4600 ml, ठीक है। ये कितना होता है टीएलसी 5800 ml माइनस आरवी कितना होता है 1200, कितना आ जाएगा 4600, 4600, क्लियर है, बहुत अच्छे। इसकी वीडियो मैंने पूरी दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लेना आप, ठीक है, बहुत ही अच्छा है, पूरा एक ही चार्ट पे सारी कैपेसिटी और वॉल्यूम मैंने कवर कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वेंटिलेशन मूवमेंट्स ऑफ द लंग्स इन मैमल्स आर गवर्न्ड बाय, वेंटिलेशन यानी ब्रीदिंग में कौन कौन सी मसल्स है जो इन्वॉल्व होती है, दो ही मसल्स है, कौन सी, डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल्स, दोनों एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल दोनों ही, यानी बी और सी दोनों करेक्ट है, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट।
क्लियर है बच्चों, ऑप्शन डी करेक्ट हुआ। बहुत अच्छे। यहां पर देखिए सेकंड जो क्वेश्चन है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वेलाई ऑफ द लंग्स इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए बनाते हैं इसको। मैं ये कह रहा हूं ये एल्वेलाई है, ठीक है, एल्वेलाई है जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। यहां पर हमारी ब्लड वेसल है, ठीक है। अब हमें पता है क्या, ये इधर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है जिसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है 40 mmHg, जिसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना है 45 mmHg, है ना। ये एल्वेलाई है बच्चों, एल्वेलाई है। यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है 104 mmHg और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना है 40 mmHg। क्लियर है। ऊपर की तरफ है एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर यहाँ पर क्या हाल है, यहाँ पर सर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है 159 mmHg और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना है बच्चों बताइए 0.3 mmHg। ये हाल है। अब सुनिए, पढ़िए जरा ध्यान से क्या बोला है। ऑप्शन ए, क्वेश्चन क्या पूछा है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वेलाई, इन एल्वेलाई है ना, एल्वेलाई पूछ रहा है, एल्वेलाई का कंपैरिजन हमें करना है। इन एल्वेलाई ऑफ द लंग्स इज इक्वल टू दैट इन द ब्लड। क्या ब्लड के इक्वल है? नहीं सर, ब्लड देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आ रहा है उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40 है, बट हमारे एल्वेलाई यानी लंग्स में कितना है 104, तो ये ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया। बी, मोर दैट इन द ब्लड, क्या ब्लड से ज्यादा है? यस, यहाँ पर 40 mmHg है, यहाँ पर 104, तो नो डाउट ज्यादा है। ऑप्शन सी देखिए, लेस देन दैट इन द ब्लड, क्या ब्लड से कम है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन? नहीं। डी, लेस देन दैट ऑफ CO2, क्या CO2 से कम है? नहीं, CO2 कितना है 45, ऑक्सीजन कितना है 104, तो ऑप्शन डी भी रॉन्ग है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। लो जी सर, हो गया कॉन्सेप्ट। बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, ये तो मैंने तुम्हें ट्रैक दे दिया है पहले ही, यहां से क्वेश्चन पूछा है। इन मैन एंड मैमल्स एयर पैसेज फ्रॉम आउटसाइड इनटू द लंग्स थ्रू, तो हमें पता है क्या, नॉस्ट्रिल, फिर क्या नेजल चैम्बर, फिर क्या फेरिंग्स, फिर क्या लैरिंग्स, है ना, लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद क्या ट्रैकिया, फिर क्या ब्रोंकाई, फिर क्या ब्रोंकियोल, है ना। ब्रोंकियोल के बाद क्या आ जाएगा बच्चों बताइए, एल्व्यूलर डक्ट, एल्व्यूलर डक्ट के बाद क्या एल्व्यूलाई, ये हमें पता होना चाहिए। देखिए नेजल कैविटी के बाद क्या लैरिंग्स, फिर क्या फेरिंग्स, नहीं, ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया, पहले फेरिंग्स होना चाहिए। ऑप्शन बी, नेजल कैविटी, फिर क्या लैरिंग्स, फिर फेरिंग्स, फिर वही गलती, रॉन्ग हो गया। नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाई, नहीं सर, पहले ब्रोंकियोल्स नहीं, पहले ब्रोंकाई आना चाहिए, फिर ब्रोंकियोल्स होना चाहिए, रॉन्ग है। अब 3 रॉन्ग होंगे, एक ही बचा, डी करेक्ट होगा। देख लो फिर भी, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वेलाई, बीच में एल्वेलर डक्ट भी होगा, अगर देता तो करते, नहीं दिया नहीं करेंगे, है ना। चलो मेरी मर्जी। क्लियर है बच्चों, बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। ये देखो सर, जो मैंने आपको बताया, देखिए यहां पर डायग्रामेटिक पूछ लिया है फंक्शन के साथ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ये 2011 दिया है तो 11 का ही क्वेश्चन, नहीं, कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। द फिगर गिवन बिलो shows a small part of human lungs where exchange of gases takes place. Select option which represent label part A, B, C और D. Correctly identify along with its function. तो A, B, C, D को आपको चूज करना है उसके फंक्शन के साथ, नेम के साथ। क्या C आर्टरी कैपिलरी है? ठीक है, नहीं, वो तो RBC है, रॉन्ग हो गया। A एल्वुलर कैविटी है, A एल्वुलाई है, बिल्कुल सही। मेन साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एल्वुलाई ऑफ द लंग्स टेक्स प्लेस बाई, भाई सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है ना। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा ये था, अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब बाय द ब्लड विल ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स, किस फॉर्म में पूछ रहा है ना। मैं आपको बताता हूं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस का एक ही फ्लो चार्ट देता हूं, सब हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, ऐसे लिखो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस में 2 गैसेस हैं, ऑक्सीजन एंड CO2, यहीं से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तुम्हारे, मैं बता रहा हूं। जो प्लाज्मा होता है बच्चों, प्लाज्मा जो होता है ऑक्सीजन का 3% ट्रांसपोर्टेशन करता है, वाइल जो RBC होती है, RBC में होता है हीमोग्लोबिन, ये क्या करता है 97% ट्रांसपोर्टेशन करता है। जबकि बात करें CO2 की, तो CO2 में जो प्लाज्मा होता है डिसॉल्व स्टेट में, ये 7% ट्रांसपोर्टेशन करता है, और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन एज बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन कैसा दिखता है सर, HCO3-,
इस फॉर्म में बच्चों 70% होता है। क्लियर है? वहीं कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है, इसमें कितना 23%। एनसीईआरटी कितना कहती है, रेंज देती है 20 to 25%, ये याद रखना। तो जब 70% ये है, 7% हो तो बचा ही कितना 23%। कार्बामिनो हीमोग्लोबिन का मतलब क्या है, हीमोग्लोबिन के साथ CO2 है। तो यहाँ पर पूछा है 70%, कितना परसेंट बच्चों 70%, तो कहाँ गया बाइकार्बोनेट आयन, यस ऑप्शन ए इज करेक्ट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बना लीजिएगा फ्लो चार्ट। आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे। यहाँ पर भी देखिए सेम क्वेश्चन, एक ही फ्लो चार्ट बनाया, सब खत्म। देखो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रू अबाउट आरबीसी इन ह्यूमन, क्या ट्रू है, दे कैरी अबाउट 20 to 25% ऑफ CO2, क्या आरबीसी हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है, यस। ट्रांसपोर्टेशन 99.5% ऑफ CO2, नहीं सर 99% नहीं, एक्चुअल में कितना बताओ 97% था, ठीक है, ऑप्शन बी रॉन्ग हो गया। सी, दे ट्रांसपोर्टेड 80% ऑफ ऑक्सीजन, नहीं, ठीक है। दे डू नॉट कैरी CO2, ये भी नहीं, ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या दिया है, द मेजॉरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मेजॉरिटी सबसे ज्यादा अमाउंट में ऑफ CO2 प्रोड्यूस बाई अवर बॉडी सेल्स इज ट्रांसपोर्टेड टू लंग्स, सबसे ज्यादा किस फॉर्म में, बाइकार्बोनेट आयन में, है ना। CO2 ट्रांसपोर्टेशन 70% था बाइकार्बोनेट आयन में, तो देखिए कहां पर है, ऑप्शन सी। हो गया सर, देखा, एक चार्ट बनाओ सब खत्म है। यहां पर देखो सड़ा हुआ क्वेश्चन, देखो हीमोग्लोबिन इज अ टाइप ऑफ, या कोई भी बता दे, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, रेस्पिरेटरी गैसेस CO2 और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, लेकर के जाता है, कहां प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन में। इसी की वजह से हमारा जो ब्लड होता है लाल दिखाई देता है, रेड दिखाई देता है। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन, हाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बाय ब्लड हैपन, कैसे होता है भाई, आरबीसी और प्लाज्मा दो ही चीजें हैं, मैंने अभी बताया, ऑप्शन सी आरबीसी एंड प्लाज्मा, बाकी चीजें नहीं सर, WBC प्लेटलेट्स इसमें हेल्प नहीं करते, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे, सड़ा हुआ क्वेश्चन सर, सड़ा हुआ क्वेश्चन, कोई बात नहीं, कर लेते हैं, प्रैक्टिस हो रही है। आगे देखिए नेक्स्ट, द कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड वाया ब्लड टू लंग्स, ब्लड से लंग्स में जा रही है, यानी डीऑक्सीनेटेड ब्लड जा रहा है, मोस्टली किस फॉर्म में भाई, सेम बाइकार्बोनेट आयन, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, है ना। तो कैसे, प्लाज्मा के थ्रू, नहीं 7% होता था, इन कॉम्बिनेशन विथ हीमोग्लोबिन, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, नहीं 23% होता था, इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, यस 70%, यस ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर, देख रहे हैं सर, देख रहे हैं, सब नीट के क्वेश्चन है, बस इतना ही था, कोई बात नहीं, बहुत अच्छे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, है ना बच्चों, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और पर्टिकुलर कोई भी, मैं बोलता हूं आपसे, कोई भी ऐसा टॉपिक है जो पढ़ने में डिफिकल्टी हो रही है आपको, कमेंट सेक्शन में लिखिए, उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।